हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान ज्योग्राफी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे लगातार परीक्षाओं में छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम हमारे राजस्थान की प्रमुख फसलें या मेजर क्रॉप्स ऑफ राजस्थान। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के अंदर जो कृषि की बात करें, फसलों की बात करें, तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने? 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। और राज्य में जो 10 कृषि जलवायु खंड है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आती है विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा करने की क्षमता इनमें, जैसे हमारे खाद्यान्न की फसलें, नगदी, बागवानी, मतलब हर प्रकार की जो फसलें पैदा करने की इनके अंदर क्षमता है। फिर मिश्रित खेती की संभावना को देखकर। तीसरा आता है आय के स्रोतों की विविधता के आधार पर। क्या? आय के स्रोतों की विविधता के आधार पर इनको बांटा गया। चौथी विशेषता आती है हमारी जलवायु और आर्थिक चुनौतियों के प्रति सहनशीलता के प्रति बढ़ोतरी। तो ये हमारे कुछ आधार है जिनके आधार पर हमने राजस्थान का पूरा क्षेत्र है, तो उसको 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा है। अब बात करते हैं 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटने की बात करें तो किन किन आधारों पे बांटा गया है। तो ये हमने विशेषता देखी थी, अब आधार देखेंगे। आधार हमारा जलवायु, मिट्टी के प्रकार, भूगोल और फसल पैटर्न। क्या क्या? 10 कृषि जलवायु खंडों के बांटने का आधार क्या है? जलवायु, मिट्टी के प्रकार, भूगोल और फसल पैटर्न। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। 10 जलवायु खंडों के बारे में। पहला खंड आता हमारा जिससे का नाम हमारे शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसे वन ए कहते हैं। हमारे शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसे वन ए कहते हैं। इस क्षेत्र में हमारे कौन कौन से जिले शामिल है? हमारे जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा। जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा ये क्षेत्र शामिल है। और इस क्षेत्र की खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? हमारे बाजरा, मोठ एवं तिल। और रबी की कौन कौन सी होती है? गेहूँ, सरसों एवं जीरा। तो हमारे ये याद रखेंगे। पहला फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। सेकंड की बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। क्या? उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र जिसे फर्स्ट बीबी कहते हैं। और इसमें हमारे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये 2 जिले शामिल है। फसलों की बात करें तो कपास और ग्वार ये तो हमारे खरीफ की फसल, और हमारे गेहूँ, सरसों एवं चना ये हमारे रबी की फसल यहाँ उगती है। तीसरा आता है हमारे क्षेत्र अतिशुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसे फर्स्ट सी या 1C कहते हैं। इसमें हमारे बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आंशिक रूप से, रतनगढ़, सरदार शहर, बिदासर, सुजानगढ़ तहसील, तो ये वाले एरिया इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जब हमारे खरीफ की फसलों की बात करें तो बाजरा, मोठ और गंवार ये हमारी खरीफ की फसल होती है इस क्षेत्र में। और रबी की बात करें तो गेहूँ, सरसों और चना ये फसलें उगती हैं। चौथा क्षेत्र आता हमारा अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। कौन सा? हमारे अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसे सेकंड ए कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड ए कहेंगे। इसमें हमारे सीकर, चूरू में भी कौन कौन से? रतनगढ़, सरदार शहर, बिदासर, सुजानगढ़ तहसील, इनको छोड़ दो तो बाकी बचा जो चूरू है वो शामिल होगा। झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, तो ये वाले जिले शामिल होंगे। खरीफ की बात करें तो खरीफ में हमारे बाजरा, ग्वार और दलहन ये फसलें उगती है। और रबी की बात करें तो सरसों और चना ये फसलें उगती है। पांचवा क्षेत्र आता है हमारा कौन सा? लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। क्या? लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र की बात करें तो जालोर, सिरोही में भी कौन सा? पिंडवाड़ा, आबू तहसील, इन दोनों को छोड़ दो। पिंडवाड़ा और आबू तहसील को छोड़कर पूरा सिरोही। फिर ब्यावर की बात करें तो ब्यावर आंशिक रूप से, और कौन सा? जिसमें जैतारण और रायपुर तहसील। तो ब्यावर की बात करते हैं उसमें कौन कौन सी तहसील है? जैतारण और रायपुर तहसील। खरीफ की बात करें तो बाजरा, ग्वार और तिल की फसल उगती है। और रबी की बात करें तो गेहूं और सरसों फसल उगती है। छठा आता हमारे अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसे थर्ड ए के नाम से जाना जाता है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर। और ब्यावर में कौन से? जैतारण, जैतारण, रायपुर, इन तहसीलों को छोड़ दो बाकी पूरा ब्यावर। तो हमारे अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र थर्ड ए के अंदर आता है। इसमें हमारे खरीफ की कौन कौन सी फसलें उगती है? बाजरा, ग्वार और ज्वार। रबी की बात करते तो गेहूँ, सरसों और चना ये रबी की फसलें उगती है। सातवां क्षेत्र की बात करें
तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसे थर्ड बी कहते हैं। क्या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसे थर्ड बी कहते हैं। इसमें हमारे अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर ये एरिया आते हैं। जबकि इसमें खरीफ की फसल कौन सी उगती है हमारी, बाजरा, ग्वार और मूंगफली। रबी की बात करते हैं गेहूँ, जौ, सरसों और चना, ये हमारी रबी की फसल उगती है। फिर आता हमारा अगला 8वां क्षेत्र अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। क्या अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसे 4A कहते हैं। ये क्षेत्र की बात करें तो 4A है, ये 8वां पार्ट है, जिसमें हमारे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की बात करें तो इसमें बड़ी सादरी तहसील है, उसको छोड़ दो, बाकी पूरा चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सिरोही आंशिक रूप से। सिरोही में क्या करना है, पिंडवाड़ा और आबू तहसील, इन दोनों को छोड़ना है। अब इसमें अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है 4A। इसमें हमारे खरीफ की फसलों की बात करें तो मक्का, दलहन और ज्वार ये फसलें उगती है। रबी की बात करें तो गेहूँ और चना उगता है, तो आप इनको याद रखेंगे। अगला क्षेत्र आता है नवे क्षेत्र की बात करें तो ये हमारे आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। ये क्षेत्र है जिसे 4B कहते हैं। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर में हमारे बड़ी सादरी तहसील आती है और चित्तौड़गढ़, ये वाले एरिया इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे खरीफ की फसल की बात करें तो मक्का, चावल, ज्वार, उड़द। क्या मक्का, चावल, ज्वार, उड़द ये फसलें उगती है, और रबी की गेहूं और चना। 10वां क्षेत्र आता है हमारे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसे 5वां क्षेत्र कहेंगे। तो हमारे 5 पार्ट किए गए थे इसमें, जिसमें हमारे कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ ये वाले ज़िले आते हैं, जहां हमारे इस खरीफ की फसलों की बात करें तो ज्वार एवं सोयाबीन की फसल उगती है, और रबी की बात करें तो गेहूं और चना उगता है। तो अब ये तो हमने 10 पार्ट देख लिए। अब मैप के अंदर इनको 10 पार्टों को एक बार वापस से देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट तो हम लेते हैं 1A की बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। 1A के अंदर हमारे जोधपुर आ गया, फलोदी आ गया। भाई ये हमारे कौन कौन से आ गए, ये लाल कलर से कहते हैं, तो हमारे ये जोधपुर आ जाएगा, ये जोधपुर आ गया, ये फलोदी आ गया, ये बाड़मेर आ गया और ये बालोतर आ गया। तो ये वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया हमारे इसके अंदर आ जाता है, किसमें, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंदर। दूसरा था उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जिसे 1B कहते हैं। क्या उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जिसे 1B कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से एरिया आ गए, इसमें हमारे श्री गंगानगर आ गया और हनुमानगढ़ आ गया, ये 2 ज़िले इसके अंदर आ जाते हैं। तीसरा आता हमारे कौन सा, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो इसकी बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, इसमें हमारा बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, चूरू आ गया, ये चूरू वाला एरिया आ गया। तो हमारे ये वाला एरिया आ गया, ये वाले पूरे एरिए आ जाते हैं। चूरू आंशिक रूप से आता है। वैसे हमने आपको ज़िले तो बता ही दिए गए थे। तो इस तरह 1 के तो 3 पार्ट किए गए। सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारे सेकंड A की बात करें तो सेकंड A में कौन कौन से आते हैं, अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र की बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन से ज़िले आते हैं हमारे सेकंड A में। इसमें सीकर, चूरू हमारे ये वाला एरिया है, तो सीकर, चूरू और फिर हमारे नागौर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, डीलवाना, कुचामन आ जाएगा। तो ये वाले एरिया इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आता हमारा सेकंड बी की बात करें, जिसे हम लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र कहते हैं, जिसे सेकंड B कहेंगे। तो इसमें हमारे कौन कौन से एरिया आएंगे, इसमें हमारे जालोर, सिरोही, कौन कौन से, जालोर, सिरोही, ब्यावर ये वाले एरिया इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आता हमारे कौन सा, ये हमने सेकंड देख लिया। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड ए को कहते हैं हम अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसे थर्ड A कहते हैं। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसे थर्ड A कहते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से एरिया आते हैं, जयपुर, अजमेर, दौसा, कौन कौन से, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खेरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर ये वाले एरिया आते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड B। क्या थर्ड B की बात करें जिसे हम बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से एरिया आते हैं थर्ड B के अंदर, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर। क्या अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये वाले एरिया आते हैं। आप इन एरिया को याद रखेंगे। फिर अगला हमारा आता है 4A की बात करें
तो अर्ध आर्द्र में दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जिसे 4A कहते हैं, तो 4A के अंदर हमारे आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, ये वाले एरिया आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र। फिर आता 4B की बात हम कि ये वाला 4B है, तो इसमें हमारे कौन कौन से आ रहे थे 4B में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमगढ़, चित्तौड़गढ़, ये वाले एरिया इसके अंदर आते हैं। और लास्ट आता हमारे कौन सा 5 की बात करते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ये वाले एरिया इसके अंदर आते हैं। तो मैप के अंदर आप इसको देख चुके हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया, स्क्रीन को रोककर आप इसको और भी ज़्यादा देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि उत्पादन की, कि राजस्थान में कृषि उत्पादन की बात करें तो क्या क्या है। तो खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो हमारे कुल उत्पादन कितना हुआ है इस बार 267.67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। जो हमारे देखें 267.67 लाख मीट्रिक टन परिवर्तन की बात करें तो 10.67% की परिवर्तन हुआ है, मतलब इतना उत्पादन हमारा बढ़ा है। अब इसमें खरीफ और रबी के अनुसार देखें तो हमारे 103.71 लाख मीट्रिक टन खरीफ का और 163.96 लाख मीट्रिक टन ये हमारे रबी की फसल उगी है। तो इस तरह हमारे 267.67 मीट्रिक टन हुई है। तो खरीफ में हमारे 13.47% की वृद्धि हुई है और हमारे रबी में 8.97% की वृद्धि हुई है। अनाज की बात करें तो अनाज हमारे कितना हुआ 219.83 लाख मीट्रिक टन अनाज हुआ है। और दलहन की बात करें तो 47.84 लाख मीट्रिक टन हमारे दलहन की फसल हुई है। इसके आगे देखेंगे हम तिलहन की बात करें तो तिलहन की बात करें हम तो 96.17 लाख मीट्रिक टन हमारे तिलहन का उत्पादन हुआ है, जिसमें हमारे 4.99% की कमी हुई है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल के मुकाबले कितनी 4.99 मीट्रिक लाख % की कमी हुई है। गन्ना की बात करें तो 4.40 लाख मीट्रिक टन हमारे उत्पादन हुआ है, जिसमें हमारे 21.21% की वृद्धि हुई है। कपास की बात करें तो हमारे इस बार 18.45 लाख गांठे जो गट्ठर है वो बने हैं। और इस बार देखें तो 29.61% की कमी हमारे कपास के उत्पादन में हुई है। तो हमने ये उत्पादन की बात कर ली, कृषि उत्पादन की। फिर हमारे देखें कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकारों के बारे में देखें तो कृषि के प्रकार 2 प्रकार के से होते हैं। एक तो हमारा मौसम या फिर फसल चक्र पर आधारित, दूसरा उपयोग पर आधारित। पहला तो क्या होता है हमारा मौसम या फसल चक्र पर आधारित है। तो मौसम या फसल चक्र पर आधारित हमारे 3 प्रकार की फसलें होती है, खरीफ की, रबी की और जायद की। तो रबी, खरीफ और जायद की 3 प्रकार की मौसम या फिर फसल चक्र पर आधारित होती है। रबी की बात करते हैं इसमें गेहूँ, सरसों, चना और जौ इस तरह की फसलें शामिल होती हैं। खरीफ की बात करें तो बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास ये। और जायद में क्या है जैसे हमारे अरंडी आता है, ये हमारे तरबूज आता है, तो इस तरह की ककड़ी आती है। तो इस तरह की फसलें शामिल होती है जायद के अंदर। उपयोग के आधार पर देखें हम फसलों के प्रकार तो हमारे खाद्यान्न और व्यापारिक 2 भागों में इसको बांटा जाता है। क्या खाद्यान्न और व्यापारिक 2 भागों में इसको बांटा जाता है। खाद्यान्न की बात करते हैं खाद्यान्न में 2 अनाज और दलहन इस रूप में। तो अनाज में जैसे हमारे गेहूँ, बाजरा, चावल इनको शामिल करते हैं। तो दलहन में हमारे दालें जैसे हमारे मूंग, चना, मसूर। व्यापारिक की बात करें तो हमारे तिलहन, गन्ना, कपास, ग्वार, जीरा, धनिया, मेथी इस प्रकार की फसलों को हमारे व्यापारिक फसलों के अंदर गिना जाता है। तो इस तरह हमने कृषि के प्रकार देखे, मौसम, फसल चक्र पर आधारित, दूसरा उपयोग पर आधारित। जो हमने फसल चक्र के प्रकार देखे यह समझ विकसित करने के लिए बताया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक करके देखें कि विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का क्या स्थान है। इस बार हमने देखा कि कौन कौन सी फसल में हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है। तो कौन सी फसलों में राजस्थान पहले स्थान पर रहता है हमेशा, बाजरा, सरसों, कुल तिलहन, ग्वार और पोषक अनाज। कौन कौन से बाजरा, सरसों, कुल तिलहन, ग्वार, पोषक अनाज, इनके मामले में राजस्थान पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे हमारे मूंगफली के मामले में। और तीसरे स्थान पे हमारे कुल दलहन, चना, ज्वार और सोयाबीन। क्या क्या, कुल दलहन, ज्वार, चना और सोयाबीन, इनके मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पे। अब हम देखेंगे कुछ फसलों के बारे में कि राजस्थान का भारत में कितना % का योगदान रहता है। जैसे ग्वार की बात करें तो ग्वार के मामले में देश में पहले स्थान पे, ये शुरू के 5 है जिनमें राजस्थान पहले स्थान पे है। तो बात करें तो
90.36% योगदान है राजस्थान का पूरे भारत में। राई या सरसों की बात करें तो 46.13%, बाजरे की बात करें तो 44.66%, कुल तिलहन की बात करें तो 22.78% और पोषक अनाज की बात करें तो 15.66% के साथ इन पांचों चीज़ों में, जिसमें हमारा ग्वार, राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन और पोषक अनाज, इनके मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पे है। फिर हमारे मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के मामले दूसरे स्थान पे है, जिसमें हमारे कितना उत्पादन होता है 18.76%। कितना 18.76% मूंगफली में। अब आप सोचेंगे कि दूसरे स्थान पे है तो पहले स्थान पे कौन है, तो ये हमारे गुजरात है। कौन सा, GJ मतलब गुजरात है। गुजरात पहले स्थान पे। फिर हमारे आता है ज्वार, चना, कुल दलहन, सोयाबीन, इनके मामले में राजस्थान क्या तीसरे स्थान पे। क्या, ज्वार, चना, कुल दलहन और सोयाबीन, इनके मामले में तीसरे स्थान पे है। तो ज्वार हमारे 14.87%, चना हमारे 14.75% और कुल दलहन हमारे 13.88% और 8.05% हमारे सोयाबीन है। तो ज्वार के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन सा है हमारे ज्वार के मामले, MH मतलब महाराष्ट्र। तो फिर आता है हमारे चना, चने में भी राजस्थान तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे वही महाराष्ट्र है, MH, या आप इसे याद रखेंगे। कुल दलहन की बात करें तो कुल दलहन में हमारे तीसरे स्थान पे है, तो मध्य प्रदेश मतलब MP पहले स्थान पे है। और सोयाबीन है तो सोयाबीन में हमारे राजस्थान तीसरे स्थान पे है, तो पहले स्थान पे हमारे MH मतलब महाराष्ट्र है। तो इस तरह से हमारे ये पहले स्थान पे देख लिए हमने और राजस्थान का योगदान भी देख लिया पूरे देश में। अब एक एक करके कुछ फसलों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आती है हमारी मस्टर्ड, जिसे हम सरसों कहते हैं। वानस्पतिक नाम देखें तो ब्रेसिका जुन्सिया, इसका वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका जुन्सिया। परिवार की बात करें तो किस परिवार से संबंधित है, ये क्रूसीफेरी, ये ब्रूसिएंसिस एक फैमिली है, परिवार है, उससे संबंधित है। इस फसल की बात करते हैं इसको कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो सरसों की खेती के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है। कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है। अंकुरण के लिए लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वृद्धि के दौरान कम तापमान क्या है, तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। यदि वृद्धि के दौरान क्या तापमान कम हो, इसीलिए हमारी रबी की फसल होती है। तो इसीलिए क्या है, कम तापमान होने से क्या है, उसमें तेल की मात्रा बढ़ती है। फूल आने के समय उच्च आर्द्रता, ठंडा मौसम, वर्षा हानिकारक हो सकती है। क्या, वर्षा हानिकारक हो सकती है और बीमारियों के प्रसार का कारण भी बन सकती है। पाला की बात करें, फ्रॉस्ट की बात करें तो सरसों की फसल के लिए बहुत हानिकारक होता है पाला, इससे पूरी फसल को नष्ट हो सकती है। बुआई के समय तापमान कितना, 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बुआई के समय कितना, 32 डिग्री से ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए। तो सरसों के मामले में हमने तापमान देखा। अब जलवायु क्षेत्र की बात करें तो सरसों क्या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अच्छी तरह से उगती है। सरसों क्या है हमारी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अच्छी तरह से उगती है। राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान का क्या अधिकांश भाग क्या शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो सरसों की खेती के लिए अनुकूल है, खासकर रबी के मौसम में जब मौसम शुष्क और ठंडा हो जाता है तब। बात करें राजस्थान को मुख्य रूप से जो हमारे पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है और कुछ मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र है उनमें वर्गीकृत किया जा सकता है, जहाँ सरसों की खेती प्रमुखता से की जाती है, जहाँ की हमारे सरसों की खेती प्रमुखता से होती है। अब बात करते हैं हमारे सरसों के मामले में। सरसों के मामले में वर्षा की बात करें तो सरसों की फसल के लिए वार्षिक वर्षा हमारे 625 सेंटीमीटर से 1000 मिलीमीटर, 625 सेंटीमीटर का 625 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर के बीच में उपयुक्त रहती है। फूल आने के समय भारी वर्षा पौधे को कमजोर कर सकती है। बारानी क्षेत्रों में फूल आने के समय से पहले 1 या 2 वर्षा उपज बढ़ाने में मदद करती है। मिट्टी की बात करें, जैसे मिट्टी की आवश्यकता की, तो सरसों विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है। सरसों क्या विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन मध्यम से भारी मिट्टी विशेष रूप से उपयोगी रहती है। बलुई दोमट मिट्टी क्या है सरसों की खेती के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है, जिसमें अच्छी जल निकासी की व्यवस्था हो, मतलब पानी ज़्यादा टिकना नहीं चाहिए ज़मीन में। खारी मिट्टी में रोज फेरो विधि से यदि बुआई करेंगे तो लाभकारी होगा। जल भराव वाली मिट्टी सरसों के लिए ठीक नहीं होती, जहाँ जल इकट्ठा रहता है। अब जो इस फसल है तो फसल की विशेषताओं की बात करें, सरसों एक रबी की फसल है
जिसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच में की जाती है और कटाई फरवरी से मार्च के बीच में की जाती है। सरसों एक तिलहन फसल है जिसके बीजों में तेल की मात्रा उच्च होती है। सरसों का उपयोग तेल निकालने के अलावा हरी खाद और पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। क्या? सरसों का उपयोग तेल निकालने के अलावा हरी खाद और पशुधन के चारे के रूप में भी किया जाता है। सरसों की फसल की अवधि आमतौर पर 80 से 95 दिन होती है, जो सरसों की किस्मों के आधार पर भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अब सरसों की किस्मों की बात करते हैं। सरसों की कौन कौन सी अच्छी अच्छी किस्में हैं। तो राजस्थान में सरसों की कई उन्नत किस्में उगाई जाती है, जिनमें से मेन कौन सी है? पूसा बोल्ड पहली फसल, यह सबसे लोकप्रिय किस्म है। पूसा जय किसान, यह भी एक प्रमुख किस्म है। लक्ष्मी, यह किस्म भी राजस्थान में उगाई जाती है। RH30, तो यह किस्म क्या? अंतर फसलन इंटरक्रॉपिंग के लिए उपयुक्त है और ये पाला सहिष्णु भी है, मतलब पाले को सहन भी करती है। RGN 145, तो यह भी एक उन्नत किस्म है सरसों की। NRCDR 601, तो यह किस्म हमारे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के लिए ठीक है। पूसा मस्टर्ड 26, जिसे NPJ 113 भी कहते हैं, ये किस्म हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यहाँ उगाई जाती है। कोरल PAC 432 हाइब्रिड, यह किस्म हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के लिए ठीक है। और भी हमारी किस्में कौन कौन सी हमारे? RLC2, पूसा मस्टर्ड 28, कोरल 437, जो PR 20061, जिसे पंतराई 19 भी कहते हैं, PBR 378। तो ये हमारी कुछ सरसों की प्रमुख किस्में हैं जिनको नियमित रूप से उगाया जाता है। फिर बात करें उत्पादन क्षेत्र की, तो राजस्थान देश में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जिलों के हिसाब से देखें तो पूर्वी राजस्थान, जिसमें हमारे भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, इन क्षेत्रों में। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़, और अन्य क्षेत्रों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, जयपुर और कुछ अन्य जिलों में भी सरसों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो ये हमने देख लिया है। अब बात करते हैं हमारे अगली फसल का नाम है बाजरा। बाजरे को हम पर्ल मिलेट भी कहते हैं। वनस्पति के नाम की बात करें तो पेनिसेटम ग्लूकम, क्या? पेनिसेटम की सेटियम ग्लूकम। और ये किस परिवार से, किस फैमिली से संबंधित है? फैमिली हमारे बॉटनी से संबंधित एक पॉइंट होता है। तो ग्रेमिनी या पोएसी, ग्रेमिनी के अंदर एक पोएसी फैमिली है, उससे संबंधित है। बाजरे के लिए तापमान की बात करें तो बाजरा एक गर्म मौसम की एक फसल है। यह गर्म मौसम की एक फसल है। इसके अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान आदर्श रहता है। जब अंकुरण की बात करें तो 20 से 25 डिग्री, और वृद्धि की बात करें तो 25 से 35 डिग्री तापमान ठीक रहता है इस फसल के लिए। फिर बात करें फूल आने और दाना भरने के समय, उच्च तापमान 30 से 32 डिग्री बेहतर होता है। ठंडा मौसम और पाला फसल के लिए हानिकारक होता है। ठंडा मौसम और पाला क्या है? फसल के लिए नुकसानदायक होता है। जलवायु क्षेत्र की बात करें तो बाजरा हमारे शुष्क और अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय या फिर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से उगता है। राजस्थान का पश्चिमी और उत्तरी भाग, जहाँ कम वर्षा होती है, बाजरा की खेती के लिए प्रमुख क्षेत्र है। और ये क्या? हमारी बाजरा खरीफ की एक फसल है। यह सूखा सहिष्णु फसल है, मतलब यदि पानी ना गिरे तो भी ये काफ़ी टाइम तक सहन कर सकती है। और कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए ये फसल काफ़ी बेहतर मानी जाती है। वर्षा की बात करें तो हमारे बाजरा क्या है? बाजरा की खेती 200 से 500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा के लिए पर्याप्त रहती है। इतनी वर्षा इसके लिए ठीक है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। वृद्धि के दौरान लंबे समय तक सूखा उपज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यदि लंबे समय तक सूखा पड़ेगा तो उपज क्या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। मिट्टी की बात करें बाजरे के लिए तो बाजरा विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट जो हमारी मिट्टी है इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, जिसमें जल की निकासी बेहतर होनी चाहिए। यह हल्की और कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से उग सकता है। भारी काली मिट्टी और जल भराव वाली मिट्टी बाजरा के लिए उपयुक्त नहीं होती है। क्या? भारी काली मिट्टी और जल भराव वाली मिट्टी होती है, ये बाजरे के लिए उपयुक्त नहीं होती। अब इस फसल की विशेषताओं की बात करें तो बाजरा एक खरीफ की फसल है, जिसकी बुआई हमारे जून जुलाई की में मानसून की शुरुआत के दौरान ही कर दी जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में कर दी जाती है।
ये फसल है हमारी बाजरा। फिर बात करें, यह एक अनाज की फसल है और राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन का एक मुख्य हिस्सा बाजरा को माना जाता है। ये सूखा, सहिष्णु और कम समय में पकने वाली फसल है। बाजरे का उपयोग अनाज के अलावा पशुधन के चारे के रूप में भी किया जाता है। बात करें इसकी, तो इसकी जड़ प्रणाली गहरी होती है जो इसे शुष्क परिस्थितियों में पानी खोजने में मदद करती है। मतलब इसकी जो मूल होती है, जड़ें होती है, वो लंबी लंबी होती है। अब बाजरे की किस्मों की बात करें, बाजरे की राजस्थान में कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है। तो राजस्थान के लिए बाजरे की कुछ किस्में हैं। RH-77, ये एक संकर किस्म है। संकर किस्म का मतलब दो अलग अलग किस्मों को जोड़कर या मिलान करके एक नई किस्म बनाई जाती है। फिर RH-B-203, यह भी एक संकर किस्म है। राज-171, ये एक उन्नत किस्म है। RCV-2, यह किस्म क्या सूखा सहिष्णु मानी जाती है। HHB-223, यह लोकप्रिय संकर किस्म है। WCC-75, यह भी एक प्रकार की संकर किस्म है। अन्य किस्मों की बात करें तो MP-443, MP-446, HHB-299, HHB-272, इस तरह बहुत सारी किस्में बाजरे के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। अब उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में बाजरा के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जिले कौन कौन से हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, नागौर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। मध्यवर्ती राजस्थान की बात करें तो अजमेर और भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में हमारा बाजरा काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। अगली फसल आती है हमारी कौन सी, मक्का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेज। तो मक्का की बात करें तो मक्का का वानस्पतिक नाम है हमारे जिया मेज। परिवार की बात करें तो ग्रेमिनी के पोएसी फैमिली से संबंधित फसल है। तापमान की बात करें मक्का की, तो मक्का एक गर्म मौसम की फसल है। मक्का क्या है, गर्म मौसम की फसल है। अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान आवश्यक है। इसके लिए क्या, अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान आवश्यक है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान आदर्श रहता है। दाना भरने के समय 25 से 32 डिग्री तापमान बेहतर होता है। पाला और अत्यधिक ठंडा मौसम मक्का की फसल के लिए हानिकारक होते हैं। यदि पाला पड़ता है और ज़्यादा भी ठंड पड़ जाएगी तो भी मक्का ठीक नहीं होती। अब जलवायु क्षेत्र की बात करें तो हमारे मक्का विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाए जा सकते हैं, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है। उनको उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है। राजस्थान में मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है, खासकर हमारे दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्रों में से रबी और जायद की फसल मौसम में भी उगाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में से रबी और जायद के मौसम में भी उगाते हैं किसे, मक्का को। यह मध्यम वर्षा, अच्छी धूप वाली जलवायु पसंद करता है। भाई ये फसल क्या है, मध्यम तो वर्षा पसंद करती है, साथ ही साथ अच्छी धूप पसंद करती है। अब वर्षा की बात करें हमारे मक्का में, तो मक्का की खेती के लिए 500 से 1000 मिलीमीटर, मक्का की खेती के लिए 500 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त रहती है। वृद्धि के प्रमुख चरण जैसे हमारा फूल आने, दाना बढ़ने की बात करें तो उस दौरान पर्याप्त नमी आवश्यक होती है। उस दौरान क्या होता है, नमी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। जल भराव क्या मक्का की फसल के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है जल भराव, क्या होता है मक्का की फसल के लिए नुकसानदायक होता है। मृदा या मिट्टी की बात करें तो मक्का के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मक्का क्या है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली गहरी, उपजाऊ और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। क्या होती है, अच्छी जल निकासी वाली गहरी, उपजाऊ और दोमट मिट्टी इसके लिए बेहतर होती है। काली मिट्टी मतलब ब्लैक सॉइल और लाल मिट्टी मतलब रेड सॉइल भी अच्छी जल निकासी के साथ उपयुक्त हो सकती है। हमारी काली मिट्टी जिसको ब्लैक सॉइल कहते हैं, लाल मिट्टी भी क्या है, दोनों मिट्टी हमारी अच्छी जल निकासी के साथ उपयुक्त हो सकती है। मक्का मिट्टी के pH मान के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। मक्का की फसल क्या होती है, मिट्टी में यदि pH मान का हेरफेर होता है तो मक्का की फसल के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। मक्का के लिए 6 से 7.5 का pH मान बेहतर होता है। तो विशेषताओं की बात करें इस फसल की, तो हमारा मक्का एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई हमारे जून जुलाई में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। कुछ क्षेत्रों में रबी और जायद में भी उगाया जाता है। ये फसल क्या है, कुछ क्षेत्रों में रबी और जायद में भी उगाई जाती है। यह एक अनाज की फसल है और इसका उपयोग हमारे भोजन, पशुधन के चारे, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और एक तेजी से बढ़ने वाली फसल है। क्या ये कम समय में अच्छी तरह ग्रोथ कर जाती है। मक्का की बात करें तो मक्का की विभिन्न किस्में उपलब्ध है जिसमें हमें अनाज, चारा और औद्योगिक उपयोग के लिए अलग अलग किस्मों का उपयोग किया जाता है। जैसी जरूरत वैसी ही किस्म का उपयोग किया जाता है।
अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मक्का की कौन कौन सी किस्में ये वैरायटीज़ का उपयोग करते हैं। तो राजस्थान के लिए मक्का की कुछ प्रमुख किस्में हैं। एक तो हमारे माही कंचन, ये लोकप्रिय उच्च उपज देने वाली किस्म है। गंगा सफ़ेद 2 यह सफ़ेद दाने की वाली किस्म है। अरुणा यह जल्दी पकने वाली किस्म है। प्रताप यह भी राजस्थान में उगाते हैं। JK 305 ये एक संकर किस्म है। पायनियर यह विभिन्न संकर किस्मों को मिला करके बनाई गई पायनियर। देसी किस्मों की बात करें तो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ देसी किस्में भी उगाई जाती हैं। उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में मक्का के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से। दक्षिणी राजस्थान जैसे हमारे उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यह क्षेत्र अधिक वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए इन क्षेत्रों में मक्का उगाई जाती है। फिर पूर्वी राजस्थान कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। मध्यवर्ती राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा, अजमेर। तो हमने मक्का के बारे में देख लिया। अब आती है हमारी ज्वार को अंग्रेजी में कहते हैं सोरगम। इसका वनस्पति का नाम क्या है, सोरगम बाई कलर। परिवार की बात करें तो ग्रेमिनी में पोएसी फैमिली के फसल है। अब ज्वार की बात करें, ज्वार की बात करें जिसे सोरगम कहते हैं, तापमान की विशेषता। तो ज्वार क्या है, गर्म मौसम की फसल है। अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। क्या अंकुरण के लिए कितना, 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान ठीक रहता है। इसके लिए कितना, 25 से 35 डिग्री तापमान आदर्श रहता है। दाना भरने के समय 25 से 30 डिग्री तापमान बेहतर होता है। पाला और अत्यधिक ठंडा मौसम क्या फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। पाला और अत्यधिक ठंडा मौसम क्या फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। जलवायु क्षेत्र की बात करें तो ज्वार क्या है, शुष्क और अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। ज्वार क्या हमारे शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ज्वार मुख्य रूप से खरीफ की फसल के रूप में उगता है। कैसे, खरीफ की फसल के रूप में उगता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बाजरे की तुलना में थोड़ी ज़्यादा वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, वहां ज्वार अच्छी तरह से उगती है। यह सूखा सहिष्णु फसल है। जो हमारा ज्वार है तो सूखा सहिष्णु फसल है, लेकिन बाजरे की तुलना में इसे थोड़ी अधिक नमी की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें ज्वार के लिए तो ज्वार की खेती के लिए 400 से 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। वर्षा का वितरण वृद्धि के दौरान महत्वपूर्ण होता है। जो वर्षा का वितरण है ये वृद्धि के दौरान महत्वपूर्ण होता है। लंबे समय तक सूखा उपज को काफ़ी कम कर सकता है। यदि लंबे समय तक सूखा पड़े तो उपज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। मिट्टी की बात करें तो ज्वार क्या विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन मध्यम से भारी काली मिट्टी जो मीडियम टू हैवी ब्लैक सॉइल है और दोमट मिट्टी में सबसे बेहतर उगती है। लेकिन उसमें खास क्या बात है, उसमें जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, जल रुकना नहीं चाहिए। यह हल्की बलुई मिट्टी में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है, लेकिन उपज कम होती है। हल्की बलुई मिट्टी में जो उपज कम होती है। अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय मिट्टी ज्वार के लिए उपयुक्त नहीं होती है। क्या अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय या फिर क्षारीय मिट्टी ज्वार के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अब इस फसल की विशेषताओं की बात करें तो ज्वार क्या है, एक खरीफ की फसल है। ज्वार क्या एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ ही की जाती है और कटाई हमारे अक्टूबर नवंबर में होती है। कुछ क्षेत्रों में से रबी में भी उगाया जाता है। हालांकि राजस्थान में रबी ज्वार का क्षेत्र सीमित है। रबी के मौसम में ज्वार कम ही क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह अनाज की एक फसल है जिसका उपयोग हमारे भोजन मतलब रोटी बनाई जाती है ज्वार की, पशुधन के चारे, औद्योगिक उद्देश्यों जैसे हमारे स्टार्च, इथेनॉल उत्पादन इनके लिए किया जाता है। ये सूखा सहिष्णु और अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता वाली फसल है। ज्वार की विभिन्न किस्में हैं जैसे हमारे अनाज चारे की गुणवत्ता के लिए विशिष्ट है। अलग अलग प्रकार की किस्में से चारा या अनाज ये चीज़ें प्राप्त की जाती है। अब ज्वार की किस्मों की बात करें, ज्वार की कौन कौन सी किस्में हैं जो राजस्थान में उगाई जाती है। तो राजस्थान के लिए ज्वार की कुछ प्रमुख किस्में हैं। कौन कौन सी, CSH9 ये लोकप्रिय संकर किस्म है। CHS14 ये भी एक संकर किस्म है। SPV 462 यह उन्नत किस्म है। JSH 296 यह किस्म चारा और अनाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। MP चरी यह मुख्य रूप से चारे के लिए उगाई जाती है। अन्य किस्में हमारे CSV 15, CSV 27 और SPV 235 ये कुछ किस्में हैं जो हमारे ज्वार की राजस्थान में उगाई जाती है। अब ज्वार का उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में ज्वार के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये हमारे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान,
दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ ये वाले एरिए, और मध्यवर्ती एरियो में भी कुछ जगह ज्वार उगाई जाती है। अब ज्वार हमने देख लिया, तब ग्वार देख लेते हैं, जिसे GUAR गौर भी कहते हैं या ग्वार भी कहते हैं, पढ़ी लिखी ग्वार। तो साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा ये हमारे वनस्पति का नाम है, और ये लेगुमिनेसी कुल का पादप है, फेबेसी इसकी फैमिली है। तापमान की बात करें ग्वार की, तो ग्वार एक गर्म मौसम की फसल है। ग्वार क्या है? एक गर्म मौसम की फसल है। अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अंकुरण के लिए कितनी? 25 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान ठीक रहता है ग्वार के लिए। बात करें फूल आने और फली बनने के समय, फूल आने और फली बनने के समय उच्च तापमान सहन कर सकती है फसल, लेकिन अत्यधिक उच्च तापमान हानिकारक हो सकता है। ज़्यादा तापमान भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा तापमान ठीक रहता है। पाला ग्वार की फसल के लिए हानिकारक होता है। पाला क्या होता है? ग्वार की फसल के लिए हानिकारक होता है। जलवायु क्षेत्र की बात करें तो ग्वार हमारे शुष्क और अर्धशुष्क जल उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। राजस्थान देश में ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। खासकर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती प्रमुखता से होती है। यह एक सूखा सहिष्णु फसल है और कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। ये जो फसल है हमारी सूखा सहिष्णु फसल है और कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। अब वर्षा की बात करें, इसमें वर्षा की बात करें तो ग्वार की खेती के लिए 300 से 400 मिलीमीटर वर्षा, कितनी? 300 से 400 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा पर्याप्त होती है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी क्या सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। वृद्धि के दौरान वर्षा का वितरण महत्वपूर्ण होता है। जब ग्वार की फसल वृद्धि कर रही हो तो उस समय वर्षा का वितरण महत्वपूर्ण होता है, खासकर फली के विकास के लिए जरूरी है। अब मृदा या मिट्टी की बात करें, इसके दौरान कौन सी मिट्टी चाहिए, कौन सी मृदा चाहिए उसकी बात करें तो ग्वार क्या विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन बलुई और दोमट बलुई मिट्टी में इसके लिए बेहतर होती है। लेकिन खास वही है, इसमें जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, जल रुकना नहीं चाहिए। यह हल्की और कम उपजाऊ मिट्टी में भी उग सकता है, आसानी से हल्की और कम उपजाऊ मिट्टी में भी उग सकता है। भारी काली मिट्टी और जल भराव वाली मिट्टी ग्वार के लिए उपयुक्त नहीं होती है। क्या है? भारी काली मिट्टी और जल भराव वाली मिट्टी ग्वार के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अब इसमें विशेषताओं की बात करें ग्वार की, तो ग्वार एक खरीफ की फलीदार फसल है जिसकी बुआई जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ की जाती है और कटाई हमारे अक्टूबर-नवंबर में होती है। इसकी फलियों में बीज होते हैं जिनसे ग्वार गम प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण, तेल और गैस ड्रिलिंग में जो हमारी शेल गैस है उस शेल गैस निकालने में, कपड़ा और कागज उद्योग सहित कई औद्योगिक अनुप्रयोगों में गाढ़ा करने वाले एजेंट और स्टेबलाइजर के रूप में की जाती है। यह एक फलीदार फसल होने के कारण मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ये क्या है? फलीदार फसल होने के कारण क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मतलब नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का कार्य भी होता है इससे। यह सूखा सहिष्णु और कम समय में पकने वाली फसल है। यह फसल क्या हमारी सूखा सहिष्णु और कम समय में पकने वाली फसल है। ग्वार की बात करें तो राजस्थान में ग्वार की कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी किस्में हैं जो उगाई जाती है? तो RGC 1066 ये लोकप्रिय किस्म है। RGC 1038 यह भी एक प्रमुख किस्म है। RGC 936 यह किस्म सूखा सहिष्णु मानी जाती है। HG 365 यह भी एक उन्नत किस्म है। मरुग्वार यह शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अन्य किस्में हमारे दुर्गापुरा सफ़ेद, HG 220, RGC 197। तो इस प्रकार बहुत सारी किस्में हैं जो ग्वार की राजस्थान में उगाई जाती है। अब ग्वार की उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में ग्वार के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं? पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू ये एरिए। उत्तरी राजस्थान में बड़े गंगानगर और हमारे हनुमानगढ़। ग्वार की खेती का मुख्य रूप से इनके बीजों से प्राप्त होने वाले ग्वार गम के लिए की जाती है। तो ग्वार गम प्राप्त करने के लिए ग्वार की खेती की जाती है, जिसका हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान होता है। अगली फसल आती है हमारी मूंगफली। फसल का नाम क्या है? मूंगफली, जिसे ग्राउंडनट कहते हैं। वनस्पति का नाम क्या है? अरेक्सिया हाइपोगेआ। हमारे फेबेसी ये लेगुमिनेसी कुल के फेबेसी कुल का पादप है।
मूंगफली के अंदर तापमान की बात करें तो मूंगफली एक गर्म मौसम की फसल है। अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान इसके लिए आदर्श होता है। इसके लिए वानस्पतिक वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान आदर्श रहता है। फली विकास के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान बेहतर होता है। इसके लिए फली विकास के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान बेहतर होता है। पाला क्या मूंगफली की फसल के लिए हानिकारक होता है? क्या पाला मूंगफली की फसल के लिए हानिकारक होता है? जलवायु क्षेत्र की बात करें तो मूंगफली उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मूंगफली मुख्य रूप से खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाती है और जो भी खासकर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में। इसे लंबी गर्मी और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। जो मूंगफली है तो मूंगफली के लिए क्या है, लंबी तो गर्मी होनी चाहिए और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें तो मूंगफली की खेती के लिए 500 से 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा ही उपयुक्त होती है। फूल आने और फली के विकास के समय पर्याप्त नमी आवश्यक होती है। अत्यधिक वर्षा और जल भराव वाली फली सड़न का कारण बन सकती है। तो ज़्यादा वर्षा होने से या जल भरे होने से जो फली अंदर ही अंदर सड़ भी सकती है। मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें हमारे तो मूंगफली के लिए हल्की बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें हमारे अच्छी जल निकासी हो, जो भुरभुरी हो, ताकि फलियां आसानी से मिट्टी में प्रवेश कर सके। भारी काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो फली विकास में बाधा डालती है। पीएच का मान की बात करें तो मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, मतलब हल्की अम्लीय होनी चाहिए। विशेषताओं की बात करें तो मूंगफली एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई हमारी जून जुलाई में की जाती है और कटाई हमारी अक्टूबर नवंबर में होती है। यह एक तिलहन फसल है जिसके बीजों में तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसका उपयोग तेल निकालने के अलावा सीधे खाने और अन्य खाद्य उत्पादों में भी किया जाता है। मूंगफली एक फलीदार फसल है जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करती है। क्या है? एक फलीदार फसल है जो क्या करती है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करती है। अब किस्मों की बात करें, मूंगफली के लिए कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है? राजस्थान में मूंगफली की कौन कौन सी किस्में? एक तो M13 यह एक लोकप्रिय किस्म है। RG141 यह भी एक प्रमुख किस्म है। GG2 यह किस्म तेल की मात्रा के लिए अच्छी मानी जाती है। HNG10 यह जल्दी पकने वाली किस्म है। TAG24 यह भी एक प्रमुख लोकप्रिय किस्म है। गिरनार, ये किस्में हमारी गिरनार 1 और गिरनार 2 राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है। अब मूंगफली के अन्य किस्मों की बात करें हमारे तो JL24, MAU16, ICGV 86031 ये कुछ किस्में हैं जो राजस्थान में उगाई जाती हैं। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में मूंगफली के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं? पश्चिमी राजस्थान में तुम्हारे बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, जैसलमेर और अन्य क्षेत्र हमारे चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर है। फिर आता हमारे बारले या जौ की बात करें तो हमारे ये होर्डियम वल्गेरी इसके वानस्पतिक नाम है। ग्रैमिनी के पोएसी कुल का पादप है। तापमान की बात करें हमारे तो ये जौ क्या है, एक ठंडे मौसम की फसल है। अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसमें क्या अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 15 से 25 डिग्री तापमान आदर्श होता है। दाना बढ़ने के समय 20 से 25 डिग्री तापमान बेहतर होता है और ये फसल क्या पाला सहन कर सकती है। गर्म और शुष्क मौसम उपज को कम कर सकता है। ये आप याद रखेंगे, कौन सा गर्म और शुष्क मौसम उपज को खराब कर सकता है। जलवायु क्षेत्र की बात करें इसके लिए तो जो क्या शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। राजस्थान में जो मुख्य रूप से रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, खासकर हमारे उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। बात करें इसे ठंडे और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इसे क्या हमें ठंडे और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें तो जौ की खेती के लिए 300 से 600 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, खासकर कि यदि सिंचाई उपलब्ध हो। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यदि सिंचाई उपलब्ध है तो वहाँ भी उग सकता है आसानी से। वृद्धि के दौरान अच्छी नमी उपज के लिए महत्वपूर्ण होती है। वृद्धि के दौरान क्या अच्छी नमी क्या उपज के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब मृदा की बात करें मिट्टी की तो जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, बलुई मिट्टी से लेकर भारी चिकनी मिट्टी इसके लिए ठीक रहती है। ये मध्यम लवणीय मिट्टी को भी सहन कर सकता है। अत्यधिक अम्लीय मिट्टी जौ के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अत्यधिक अम्लीय मिट्टी इसके लिए ठीक नहीं रहती है। अब इस जौ की विशेषताओं की बात करें फसल की
तो जौ क्या है, एक रबी की फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। यह एक अनाज की फसल है और इसका उपयोग हमारे भोजन में आटे के लिए में, मॉल्टिंग जिसमें हमारे बियर और विस्की में, जो कि दारू बनती है, शराब, पशुधन के चारे के रूप में भी की जाती है। यह गेहूं की तुलना में कम पानी की आवश्यकता वाली फसल होती है। गेहूं की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है इसमें। अब जौ की कुछ किस्मों की बात करें तो कौन कौन सी किस्में, तो राजस्थान के लिए जौ की कुछ प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। RD 2035 ये लोकप्रिय किस्म है। RD 2552 यह भी एक लोकप्रिय किस्म है। RD 2715 यह किस्म मोल्टिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। BH 393 यह भी एक उन्नत किस्म है। करण 16 यह किस्म सूखा सहिष्णु मानी जाती है। और किस्में जैसे हमारी ज्योति, रत्ना, DWRUB 52 ये हमारे जौ की कुछ किस्में जो उगाई जाती है। अब जौ के लिए उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में जौ प्रमुख रूप से कहाँ उगता है। उत्तरी राजस्थान में हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर। पूर्वी राजस्थान में हमारे जयपुर, सीकर, झुंझुनू, टोंक। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो हमारे अजमेर, भीलवाड़ा। ध्यान रखने वाली बात है कि जौ की खेती के लिए ठंडे मौसम की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। खासकर दाना भरने के समय ठंडा मौसम होना चाहिए, तभी जौ ठीक रहता है। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं की बात करें, वानस्पति का नाम टिट्रिकम एस्टिवम होता है। परिवार क्या है, पोएसी ग्रैमिनी का। तापमान की बात करें तो गेहूं एक रबी की फसल है जिसे उगाने के लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। जिसे उगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान बेहतर होता है। कितना, 20 से 25 डिग्री तापमान बेहतर होता है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान आदर्श होता है। और दाना बढ़ने के समय 20 से 25 डिग्री तापमान बेहतर होता है। किसके समय, दाना बढ़ने के समय। कटाई के समय गर्म और शुष्क मौसम पकने में मदद करता है। कटाई के समय क्या, गर्म और शुष्क मौसम क्या पकने में मदद करता है। पाला और अत्यधिक ठंडा मौसम शुरुआती अवस्था में पकने के लिए हानिकारक हो सकता है। बाद में तो ठीक है, लेकिन शुरुआत में नहीं होना चाहिए कि पाला और अत्यधिक ठंडा मौसम। फिर जलवायु क्षेत्र की बात करें तो गेहूं शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। राजस्थान में गेहूं मुख्य रूप से रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, खास करके हमारे उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में। इसे क्या, ठंडे बढ़ते मौसम और पकने के लिए गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इसे ठंडे मौसम की तो आवश्यकता बढ़ते टाइम और पकने के लिए गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करें, हमारे गेहूं की खेती के लिए 500 से 900 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है, जो वृद्धि के दौरान समान रूप से वितरित हो। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा भी पर्याप्त रहती है। फूल आने और दाना बढ़ने के समय पर्याप्त नमी महत्वपूर्ण है। अत्यधिक वर्षा फसल के लिए हानिकारक हो सकती है और बीमारी का कारण भी बन सकती है, ज़्यादा वर्षा। मिट्टी की बात करें तो हमारे कौन कौन सी मिट्टी चाहिए। गेहूं विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली जो उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बेहतर होती है। भारी काली मिट्टी भी अच्छी जल निकासी के साथ गेहूं की फसल के लिए ठीक रहती है। पीएच के मान की बात करें तो 6.5 से 7.5 के बीच में पीएच का मान होना चाहिए। विशेषताओं की बात करें इस फसल की तो गेहूं एक रबी की फसल है जिसकी बुआई हमारे अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई हमारे मार्च अप्रैल में की जाती है। तो बुआई तो हमारी अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। यह एक अनाज की फसल है और भारत में मुख्य भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उपयोग हमारे आटा, सूजी या अन्य उत्पादों को बनाने में किया जाता है। गेहूं की विभिन्न किस्में उपलब्ध है जो हमारे उपज, गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भिन्न होती है। क्या, गेहूं की विभिन्न किस्में उपलब्ध है जो कि हमारे उपज, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भिन्न होती है। किस्मों की बात करते हैं हमारे गेहूं की तो गेहूं की कौन कौन सी किस्में हैं। राज 3077 ये लोकप्रिय उच्च उपज देने वाली किस्म है। राज 3765 ये भी एक प्रमुख किस्म है। जैसे हम अनाज लाते होंगे 3077, 3765, WH 147 यह किस्म हमारे उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए ठीक है। लोक 1 यह किस्म भी राजस्थान में उगाई जाती है। HD 2967 यह किस्म हमारे सिंचित और समय पर बुआई के लिए ठीक है। DBW यह किस्म हमारे उच्च उपज और गुणवत्ता के लिए ठीक है। अन्य किस्मों की बात है राज 4037, राज 4079, DBW 303 इस तरह के और भी किस्में हैं जो राजस्थान में उगाई जाती है। अब उत्पादन क्षेत्र की बात करें इसके तो राजस्थान में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं। उत्तरी राजस्थान में हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बारा।
सिंचाई सुविधाओं के आधार पे क्या है, इनमें काफ़ी ज़्यादा गेहूँ उगता है। पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, अलवर, भरतपुर, जयपुर और मध्यवर्ती में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है। अगली फसल आती है हमारी कपास, जिसे कॉटन कहते हैं। वनस्पति का नाम गॉसिपियम स्पीसीज। मुख्य रूप से दो ही फसलें उगती हैं हमारी कॉटन की, एक तो गॉसिपियम हर्सुटम और गॉसिपियम आर्बोरियम। ये दो ही किस्में हैं जो राजस्थान में उगाई जाती है। कौन कौन सी? गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम आर्बोरियम, ये दो किस्में उगाई जाती है। अब कुल की बात करें तो मालवेसी कुल के हैं ये किस्में। तापमान की बात करते हैं क्या, अब हमारे कपास है तो कपास के लिए तापमान की आवश्यकता की बात करें तो कपास क्या एक गर्म मौसम की फसल है। अंकुरण के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान ठीक रहता है। इसमें अंकुरण के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान ठीक रहता है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान आदर्श रहता है। इसके लिए कितना? 25 से 35 डिग्री तापमान ठीक रहता है। फूल आने और बॉल मतलब कपास की जो डोडियाँ हैं उनकी बात करें, उनके विकास के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान ठीक रहता है। पाला क्या कपास की फसल के लिए हानिकारक होता है। लंबी गर्मी और तेज धूप कपास की खेती के लिए आवश्यक है। लंबी गर्मी और तेज धूप क्या कपास की खेती के लिए आवश्यक होता है। जलवायु क्षेत्र की बात करें तो कपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। कपास क्या होता है हमारा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। राजस्थान में कपास मुख्य रूप से खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है, खासकर हमारे दक्षिणी और कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में। इसे मध्यम से उच्च तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे मध्यम से उच्च तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है कपास की। वर्षा की बात करें हमारे तो कपास की खेती के लिए 500 से 800 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है, जो वृद्धि के दौरान समान रूप से वितरित हो। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा भी काफ़ी रहती है। फूल आने और बॉल विकास के समय पर्याप्त नमी महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक वर्षा हानिकारक होती है कपास की खेती के लिए। अब मृदाएं मिट्टी की बात करें कपास की खेती के लिए, मृदाएं मिट्टी की तो कपास के लिए मध्यम भारी काली मिट्टी, कपास के लिए मध्यम भारी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मीडियम टू हैवी ब्लैक सॉइल, जिसमें अच्छी जल निकासी और नमी धारण करने की क्षमता हो, पानी रुके नहीं और जो बांध के रखे नमी को, वो वाली। कुछ हिस्सों में लाल और लेटराइट मिट्टी भी हमारे कपास के लिए ठीक रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। अब इस फसल की विशेषताओं की बात करें तो कपास एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई मई जून में की जाती है और कटाई हमारे अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। यह एक नकदी फसल है। इसके रेशों का उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। इसके रेशों का उपयोग कहाँ करते हैं? कपड़ा उद्योग में किया जाता है। कपास की विभिन्न किस्में उपलब्ध है जो हमारे रेशों की लंबाई, गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भिन्न भिन्न होती है कपास की। अब किस्मों की बात करें तो राजस्थान में कपास की कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है? तो राजस्थान में कपास की बहुत सारी किस्में। एक तो नरमा कपास है, ये गॉसिपियम हिरसुटम की किस्म है। कौन सी? गॉसिपियम हिरसुटम की किस्म है जो राजस्थान में व्यापक रूप से उगाई जाती है। तो बीकानेरी नरमा, यह भी एक लोकप्रिय किस्म है। RST9, यह किस्म भी राजस्थान में उगाई जाती है। PG सेकंड किस्म। आनुवंशिक रूप से बीटी कपास की किस्म है जो कीट प्रतिरोधी होती है, जो कि हमारे विभिन्न निजी कंपनियों के द्वारा विकसित किस्म है। जो हमारा मॉन्सांटो कंपनी है, कहाँ की? हमारे अमेरिका की, उसके द्वारा ये शुरुआत में उगाई गई थी और राजस्थान में भी इसको उगाया जाता है। कौन सी? हमारी BG सेकंड किस्म। फिर देसी कपास की बात करें तो गॉसिपियम आर्बोरियम है, कुछ स्थानीय किस्मों के रूप में उगाई जाती है। बात करें इसकी उत्पादन क्षेत्र की तो राजस्थान में कपास के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? दक्षिणी राजस्थान में हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये वाले एरिए। पश्चिमी राजस्थान में हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। और अन्य क्षेत्र कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें भी हमारे कपास उगती है। फिर आता हमारा फसल अगली गन्ना, जिसे शुगर केन कहते हैं। वनस्पति के नाम की बात करें तो सैक्रम ऑफिसिनेरम, ये हमारे गन्ना की वनस्पति का नाम। कुल की बात करें तो पोएसी, ये ग्रेमिनी कुल है। तापमान की बात करें तो गन्ना एक लंबी अवधि की उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। एक लंबी अवधि की उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान इसके लिए बेहतर होता है। कितना? 20 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान आदर्श होता है गन्ना के लिए। कितना? 25 से 35 डिग्री तापमान आदर्श होता है गन्ना के लिए। परिपक्वता और चीनी संचय के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान बेहतर होता है। पाला गन्ने की फसल के लिए हानिकारक होता है। लंबी गर्मी और उच्च आर्द्रता गन्ने की अच्छी वृद्धि के लिए जरूरी है।
कि लंबी गर्मी और उच्च आर्द्रता क्या गन्ने की अच्छी फसल के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए ज़रूरी है। जलवायु क्षेत्र की बात करें तो गन्ना क्या उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। गन्ना क्या हमारे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। राजस्थान में गन्ना मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है, खासकर हमारे पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में। गन्ना क्या हमारे मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है, खासकर कौन कौन से एरिया में, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में। इसे लंबी गर्मी, उच्च आर्द्रता, पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने के लिए वर्षा की बात करें तो गन्ने की खेती के लिए हमारे 1500 से 2500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त रहती है, जो वृद्धि के दौरान समान रूप से वितरित होनी चाहिए। राजस्थान में जहाँ वर्षा कम है, गन्ने की खेती पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर करती है। जहाँ हमारा श्रीगंगानगर है, उन एरिया की बात करें जहाँ वर्षा कम होती है तो वहाँ सिंचाई के लिए नहरों की जरूरत होनी चाहिए, नहरों से उनकी आवश्यकता पूरी होती है। फिर बात करें मृदा या मिट्टी की तो गन्ना विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें हमारा अच्छी जल निकासी और नमी धारण करने की क्षमता हो। भारी काली मिट्टी भी सिंचाई की सुविधा के लिए उपयुक्त हो सकती है। क्या भारी काली मिट्टी भी क्या है सिंचाई की सुविधा के लिए उपयुक्त हो सकती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 8 के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 8 के बीच में होना चाहिए। अब ये हमारे गन्ना की विशेषताओं की बात करें फसल की तो गन्ना एक बारहमासी फसल है, लेकिन इसे आमतौर पर एक वर्ष की फसल के रूप में काटा जाता है। इसकी बुआई हमारे फरवरी मार्च में की जाती है और कटाई अगले वर्ष नवंबर से मार्च तक होती रहती है। ये एक नकदी फसल है और इसका उपयोग चीनी और गुड़ बनाने में किया जाता है। गन्ने के अवशेष जो खोई होती है, इसका उपयोग हमारे कागज और बिजली उत्पादन में किया जाता है। गन्ने की किस्मों की बात करें तो हमारे राजस्थान के लिए गन्ने की कुछ किस्में हैं। को 0238 ये एक लोकप्रिय और उच्च उपज देने वाली किस्म है। को 1148 ये भी इम्पोर्टेंट किस्म है। को 860-32 ये किस्म भी राजस्थान में उगाई जाती है। कोशा हमारे 88-230 ये किस्म चीनी की मात्रा के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें चीनी काफ़ी ज़्यादा होती है, मीठा। अन्य किस्म की बात करें तो को 2001-13, को 2001-15, तो इस तरह गन्ने की बहुत सारी किस्में हैं। उत्पादन क्षेत्र की बात करें गन्ने की तो राजस्थान में गन्ने के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं, तो ये हमारे पूर्वी राजस्थान में हमारे बूंदी, कोटा, भरतपुर, धौलपुर है। लेकिन ये सिंचाई सुविधाओं की वजह से है, क्योंकि यहाँ सिंचाई की काफ़ी सुविधाएँ हैं। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है। खास बात देखें तो गन्ने की खेती के लिए सिंचाई की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है, खासकर राजस्थान में। क्यों? क्योंकि राजस्थान शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाला राज्य है। तो इस तरह आज हमने राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में देखा, कौन कौन से इनकी विशेषताएं देखी, प्रमुख किस्में, और ये सब जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।